हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जीएस स्कूल पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैरिफ जंग जो अभी चल रहा है अमेरिका और दुनिया के देशों में। उसी में भारत को केंद्र में रखते हुए हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें जनरली 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट होगा कि इंडिया और यूएस का अपना अपना कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट है और दोनों का म्यूचुअल कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। दूसरा कि यूएस चाइना को छोड़ के इंडिया पे इतना हाई टैरिफ क्यों लगा रहा है। तीसरा, यूएस हमसे चाहता क्या है। और चौथा, इस टैरिफ चैलेंज को हमें किस प्रकार डील करना चाहिए। दोस्तों, टैरिफ के रिगार्डिंग मैं आपको एक बात बता दूं। 1930 में जब 1929-31 के बीच आर्थिक मंदी आई थी, तो उसमें अमेरिका के ही एक दो इकोनॉमिस्ट थे, स्मूथ और हॉली, जिन्होंने पहली बार टैरिफ का कंसेप्ट दिया था कि टैरिफ को कैसे यूज करना है। और उस टैरिफ अधिनियम ने कैसे अमेरिका और विश्व में आर्थिक मंदी को और तेज कर दिया था, ये बात शायद मिस्टर ट्रंप को पता नहीं है। तो हम लोग बारी बारी से अपना जो पॉइंट है उसका डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस हम लोग कर लेते हैं इंडिया यूएस ट्रेड, दोनों का अपना अपना क्या है, इसको तेज़ी से डिस्कस करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में हमने देखा था कि अमेरिका को नेट ट्रेड डेफिसिट जो है लगभग 1290 बिलियन का है। और इंडिया का देख ले तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है 2024 में गुड्स का एक्सपोर्ट 437 बिलियन और सर्विस का एक्सपोर्ट 383 बिलियन था। इंपोर्ट की बात करें तो 720 बिलियन गुड्स का हम लोग ने इंपोर्ट किया है और सर्विस का इंपोर्ट किया है 194 बिलियन के आसपास। नेट ट्रेड डेफिसिट की बात की जाए तो ये 95 बिलियन है, लेकिन गुड्स का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं 720 में से 437 माइनस करेंगे तो ये लगभग 283 बिलियन डॉलर का गुड्स में जो है हम लोग डेफिसिट में चले, जिसमें अकेले चाइना के साथ हम लोग का लगभग 99 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चलता है। दोस्तों, अब अगर अमेरिका और इंडिया की बात करें तो अमेरिका से हमारा जो ट्रेड सरप्लस है, सिर्फ गुड्स की बात करते हैं, वो लगभग 45 बिलियन का है। और ये अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट का मात्र 3.6%। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप की जो नीति है कि हमें इंडिया से ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, उनके पीछे सिर्फ ये नंबर ही नहीं मायने रखता है, उसके पीछे उनका जियो पॉलिटिक्स भी शामिल है। क्योंकि जहां आपको 1290 बिलियन का लॉस हो रहा है, डेफिसिट है, वहां 45 बिलियन कोई बहुत बड़ी राशि नहीं। अब इसी पॉइंट को आगे डिस्कस करते हुए अगर आगे का पॉइंट हम लोग डिस्कस इसी में कर लेते हैं कि अब जो इंडिया जो है यूएस को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है मेनली। तो जो मेजर चंक हैं वो है हमारे हीरे जवाहरात, बहुत सारे गहने जो हम लोग भेजते हैं, वो हमारे एक्सपोर्ट का लगभग 14% यूएसए में जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी 14% जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो 12% के आसपास जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये तीन चीज़ में हम लोग का एक्सपोर्ट जो है डाइवर्सिफाई नहीं है। मतलब अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक ही देश को मैक्सिमम कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा अभी अमेरिका उठाना चाह रहा है। एक्सपोर्ट जो हो डाइवर्सिफाई होना चाहिए कि बहुत सारे देशों में जाना चाहिए, ताकि अगर एक देश के साथ आपका रिलेशन खराब हो तो एक्सपोर्ट पे इफेक्ट ना हो। बाकी ये भी अच्छे ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, आयरन स्टील है, कार ट्रैक्टर, मिनरल फ्यूल्स, ये सब छोटे मोटे इनका कंट्रीब्यूशन, बस मेजर कंट्रीब्यूशन इन्हीं का पार्ट है। अब आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टैरिफ वार क्रोनोलॉजी कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, जब मिस्टर ट्रंप सेकेंड बार प्रेसिडेंट बने तो 2 अप्रैल को लिटरली उन्होंने लिबरेशन डे घोषित कर दिया। लिबरेशन डे क्यों?
कि इन्होंने खुद से अपने मन में कंसेप्ट बनाया कि अमेरिका गुलाम हो गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लिबरलाइजेशन के कारण, क्योंकि विश्व के सारे देशों ने अमेरिका की इस लिबरलाइजेशन नीति का फायदा उठा के अपना सारा प्रोडक्ट अमेरिका में बेचते हैं और अमेरिका से कोई सामान खरीदते नहीं। इसलिए उन्होंने उस दिन 2 अप्रैल को दुनिया के सारे देशों पे टैरिफ लगाए, इवन उस देशों में भी टैरिफ लगाए जहाँ की पॉपुलेशन नील है, डॉल्फिन वगैरह रहते उस देशों पे भी इन्होंने टैरिफ लगाया। फर्दर कुछ दिनों के बाद उन्होंने घोषणा किया कि अब ये टैरिफ 90 दिनों के लिए रुक गई है। अब इस 90 दिनों में वो क्या करते हैं, तो इस 90 दिनों के दौरान पुतिन का वो लगातार तारीफ करते रहे दुनिया के डिफरेंट मंचों से। इवन जेलेंस्की को अपने व्हाइट हाउस में बुला के फरवरी में क्या किया उनके साथ, ये आप लोग के सामने ही है। और हर एक मंचों से जहां भी जाते थे ट्रम्प की पुतिन की तारीफ करते नहीं थकते थे। उससे भी अगर उनकी बात न बनी, यूक्रेन पे हमला रूस का नहीं रुके, तो उन्होंने चाइना को बुली करने की सोची। चाइना पे ढेर सारे टैरिफ लगाए, टैरिफ 145% तक पहुंचा दिया। लेकिन चाइना इसको रेसिप्रोकेट किया, क्योंकि चाइना के पास दुनिया का क्रिटिकल मिनरल्स का 90% भंडार है। तो चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स को विथहोल्ड किया। वैसे ही यूएस ढीला पड़ा और चाइना के साथ एक ट्रेड डील साइन कर ली। उसके बाद फिर उसने रसिया के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाना शुरू की और रसिया को आए दिन धमकी देते थे कि 1 महीना के अंदर आप समझौता करो यूक्रेन से। जब उससे नहीं माना तो 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, उससे भी नहीं माना। तो उन्होंने सोचा कि रसिया के इकोनॉमी पे हम लोग प्रहार करते हैं। इकोनॉमी पे प्रहार करने का मतलब रसिया का जो बिजनेस है उसको प्रभावित करते हैं। इसी पॉलिसी के अनुसार अब वो चाइना का तो कुछ कर नहीं पाए, अब वो भारत पे एग्रेसिव हो गया। और 30 जुलाई को भारत पे 25% तो टैरिफ लगाया ही, उसके अलावा अनस्पेसिफाइड एडिशनल टैरिफ भी बोला लगाएंगे, क्योंकि आप रसिया के साथ ट्रेड करते हो। ध्यान देने वाली बात है कि भारत का जो रसिया के साथ ट्रेड है उसकी तुलना में चाइना का रसिया से ट्रेड बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे 2024 में भारत ने रसिया से लगभग $56 बिलियन का ऑयल खरीदा है, जबकि चाइना ने $62 बिलियन का खरीदा है। फिर भी चाइना के साथ इनका डील हो गया। लेकिन भारत को ये टारगेट कर रहे हैं कि आप रसिया से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, जिस पैसे का यूज रसिया यूक्रेन के साथ वॉर में कर रहा है। फिर सडनली 6 अगस्त को इन्होंने भारत पर टैरिफ 50% कर दिया, जो कि बहुत ही दुखद बात है और कंसर्निंग भी है भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर को लेके, क्योंकि हमारा सरप्लस जो है $45 बिलियन का है अमेरिका के साथ। तो अगर एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ तो इससे जुड़े सेक्टर भी प्रभावित होंगे। और 50% इसलिए भी थोड़ा चिंताजनक है क्योंकि ये हमारे एक्सपोर्ट राइवल जो चाइना है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, इससे ज़्यादा है। अभी दुनिया में 2 ही देशों पे 50% है टैरिफ है, जो ब्राज़ील और इंडिया के साथ है। ब्राज़ील पे इन्होंने क्यों 50% लगा रखा है, तो ब्राज़ील के एक पूर्व प्रेसिडेंट है बोल्सोनारो, जिन पे अभी केस चल रहा है। तो उनका कहना है कि कोर्ट ने इन पे गलत तरीके से केस चलाया है, इसके एवज में 50% का टैरिफ लगाया। मतलब इनके ट्रम्प साहब के मन में जो आ रहा है वही कर रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि यूएस का खुद रसिया से इंपोर्ट जो है उसमें ग्रोथ देखा गया है। 2025 के जनवरी से 2025 के मई में 5 महीने में अगर डाटा कंपेयर करें 2024 के जनवरी से 2024 के मई तक, तो इसमें 23% का इजाफा देखा गया है यूएस के इंपोर्ट में रसिया से। हिपोक्रेसी देख लीजिए ट्रम्प साहब की। जब ये बात उसे पूछा गया, वे बोले कि आई डोंट नो अबाउट दैट। यू कैन थिंक दैट अ प्रेसिडेंट फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट नो व्हाट इज द import value from his rival country। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिका की हिपोक्रेसी क्या है और भारत के पीछे अब वो क्यों पड़ा है। अब हम लोग ये देखते हैं
कि यूएस आखिर हमसे चाहता क्या है। तो यूएस हमसे दो चीज़ों पे डील करना चाह रहा है, दो मकसद पूरा करना चाहता है, एक जियो पॉलिटिक्स और दूसरा जियो इकोनॉमिक्स। जियो इकोनॉमिक्स के तहत वह हमें कहता है कि ठीक है, आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल खरीदिए, डिफेंस आइटम खरीदिए, एटॉमिक रिएक्टर खरीदिए, जिस पे हम लोग थोड़ा बहुत एग्री हो भी सकते हैं। उसी जियो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत वो चाहता है कि यूएस डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसका इंडिया में एंट्री अलाउ हो विथ 0% टैरिफ। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये हम लोग क्यों नहीं एग्री कर सकते। और जियो पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वो हमें रसिया से अलग थलग करना चाहते हैं। दूसरा बात, ब्रिक्स प्लस से उनको डर है कि ब्रिक्स प्लस कहीं डॉलर का अल्टरनेट न निकाल के एक अल्टरनेट करेंसी न निकाल दे, जिसका कई बार वो धमकी भी दे चुके हैं। और तीसरा एक फनी बात हो सकता है कि ट्रम्प साहब को इस बात का भी दुख है कि इंडिया ने अभी तक उनका नाम नोबेल पीस पुरस्कार के लिए रिले नहीं किया, जैसा कि पाकिस्तान और इजराइल ने किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया का कंसर्न क्या है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर हम लोग यूएसए की बात को मानते हुए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको अलाउ करते हैं तो उससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सीवियरली इफेक्ट होगा। इसका रीज़न ये है कि हमारे देश की आबादी का लगभग 45% आज भी कृषि पर डिपेंडेंट है, और आज़ादी के बाद से ही हमारे कृषि क्षेत्र को निगलेक्ट किया गया है। कृषि का पॉलिसी जो है उतना इनकरेजिंग नहीं रहा है, जिसके कारण कृषि अभी भी पुराने तौर तरीके से होता है। कृषि एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी डेवलप है यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री में, वो हमारे किसानों के पास नहीं है, और उतना सब्सिडी भी हमारी गवर्नमेंट किसानों को नहीं दे रही है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ए जो है इंडिया का किसान है और बी जो है अमेरिकी किसान है। इंडिया का किसान जो है पुराने तरीके से खेती करता है, इसके पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये 100 रुपया में 4 kg वो भी प्रोडक्ट तैयार करता है। और अमेरिकी किसान जो है ये 100 रुपया में 10 किलो रेडी करता है प्रोडक्ट, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी भी अच्छी है और सरकार से इसको सब्सिडी भी मिलता है। अब ये किसान बी जो है, अगर ये इंडिया का मार्केट है तो ए को तो 1 kg का कॉस्ट पड़ा 25 रुपया, और बी का कॉस्ट कितना है 10 रुपया। अगर ये 10 रुपया वाला किसान चाहेगा कि ये एरिया जो सर्कल एरिया है, सपोज इंडिया है, इसमें आके अपना सामान बेचे, तो ये तो 15 पर भी बेचेगा, तब भी ये इंडिया वाले से फायदा में रहेगा। तो यहाँ का जो सिटीजन है, ग्राहक है, वो बी का सामान खरीदेगा ना, ए से तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि इसका महंगा है। इसीलिए हमारी सरकार यूएस से इंपोर्ट की गई एग्रीकल्चर और डेयरी पर लगभग 60 से 70% टैरिफ लगा के रखती है, जिसके कारण यूएस का जो आइटम है वो इंडिया में महंगा होता है और कंपेरेबल होता है इंडिया के किसान के प्रोडक्ट के। अब ट्रम्प यही चाहते हैं कि ये जीरो कर दिया जाए। अगर अब ये जीरो कर देंगे तो इंडिया के किसान कहाँ जाएंगे? इंडिया के किसान का तो जो 45% आबादी है उसका तो जीवन यापन ही खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए हम इस पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं चाहते हैं। यूके से भी अभी हमने डील किया है, तो उसमें एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट को अलग रखा। दूसरा बात है, एक आज़ाद देश होने के नाते हम लोग किसी दूसरे देश का पिछलगुआ नहीं बनना चाहते हैं। अब भारत का अपना एक कल्चर रहा है इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखने का। हम लोग ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भी हम लोग जनक रहे थे। दूसरा कंसर्न ये है इंडिया का कि हम लोग ने 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना देखा है, जिसके तहत हम लोग का इकोनॉमी लगभग $40 ट्रिलियन होना है। अगर हमें $40 ट्रिलियन पहुंचना है तो चाइना से तो हम लोग का पहले ही राइवलरी चल रहा है, और यूएसए से भी राइवलरी खुल के मोल नहीं ले सकते, क्योंकि ये दोनों अभी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका 30 ट्रिलियन है, इसका 18 से 20 ट्रिलियन है।
अगर हमें 40 तक पहुंचना है, अगर इसी दोनों से हम लोग अगर एडवर्सरी पे रहें, इसी से अगर हम लोग दुश्मनी मोल लें, तो हम लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। और दूसरा, इंटेलिजेंस और डिफेंस कोऑपरेशन जो हमने अमेरिका के साथ पिछले 20 सालों में बनाया है, वह टैरिफ से अनअफेक्टेड है। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि मैटर को एस्केलेट करते हुए उसमें भी कोई दिक्कत हो जाए। तो भारत के लिए यहाँ पे दुविधा की बात है। अब भारत को डिसाइड करना है कि सपोज एक आदमी को सर दर्द है और उसी आदमी को पैर दर्द है, तो भारत को डिसाइड करना है कि पहले सर दर्द दूर करे या पैर दर्द दूर करे। इट मीन्स कि लॉन्ग टर्म के बेनिफिट को देखते हुए शॉर्ट टर्म के नुकसान को झेलना पड़ेगा। इट मीन्स पैर के दर्द को रहने देते हैं और सर दर्द का इलाज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आगे अगर ऐसी दुविधा है तो भारत को करना क्या चाहिए, रोड मैप क्या है। तो जनरली इसको इंटेलेक्चुअल जनरली 4 भागों में डिवाइड करके रखे हुए हैं एज पर करेंट पॉलिसी। पहला है कि हम लोग को नेताओं का काम है भाषण देना, अपने वादे जो चुनाव में झूठे मूठे कर देते हैं उसको किसी तरह जनता के सामने दिखाने का कि हाँ मैंने पूरा किया, जो कि ट्रम्प साहब अभी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हम युद्ध रोक देंगे 7 दिनों में, अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट को कम कर देंगे। तो वो भी चाहते हैं जनता के सामने वो रखे कि हाँ मैंने ये एग्री कर लिया है, भारत सरकार जीरो टैरिफ। अब वो कब से लागू होगी ये उन्हें भी पता नहीं, लेकिन उनको एक है कि हम लोग जनता को न देते। हम लोग तो नेताओं का काम है बोलना, इंटेलेक्चुअल का काम है डिस्कशन को कंटिन्यू रखे। यूएस ऑफिशियल फिर से 21 अगस्त को विजिट करने वाले हैं इंडिया में डिस्कशन के लिए। कई राउंड डिस्कशन हो चुका है, उसमें हम लोग का टारगेट रहना चाहिए कि 10 से 15% टैरिफ पे हम लोग फाइनलाइज करें, जो कि अब मुश्किल लग रहा है। 10 से 15% पे रहता तो हम लोग फायदे में रहते। अब चूंकि ये पॉसिबल है नहीं, अब लगता है कि 15 से 20% तक हो जाए तो ये भी काफ़ी है, लेकिन 10 से 15% बेनिफिशियल लगता, क्योंकि 10 से 15% हमारे एक्सपोर्ट राइवलरी से कम टैरिफ रहता है। और एक्सपोर्ट राइवलरी से कम टैरिफ होने का मतलब है कि हमारा सामान अमेरिकी मार्केट में सस्ता बिकेगा, तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, बशर्ते चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश जो कि कॉटन सप्लाई करता है। दूसरा है कि हमारे एक्सपोर्ट को, हम अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कैसे करेंगे? तो मल्टीपल कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, जैसा कि अभी हमने हाल में ही यूके के साथ किया है, हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी है, यूएई के साथ है, अभी यूरोपियन यूनियन के साथ चल रहा है। क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि भारत का एक्सपोर्ट जो है उसका मेजर पार्ट अमेरिका में जा रहा है, तो हमें एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मतलब अगर एक आइटम 100 रुपया का बेचते हैं तो इसे 2 कंट्री में नहीं बेच के इसे 10 कंट्री में 10-10 रुपया का बेचें। तो क्या हुआ कि अगर 2 कंट्री से लॉस भी हो गया तो ये 8 कंट्री में बिकेगा। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू हमें एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करना चाहिए। अभी हम जानते हैं कि टैरिफ होने के बाद हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर पे कुछ प्रभाव पड़ेगा और ये हमारे बेरोजगारी को बढ़ाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग एरिया में सब्सिडी के थ्रू, जैसे एक PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसके तहत अभी एप्पल का हम इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, 2020 में आए थे। और इसी PLI स्कीम के तहत एप्पल का प्रोडक्शन आज इंडिया में इतना हुआ है कि अमेरिका में हम लोग 7 बिलियन का लगभग एप्पल फ़ोन बेच रहे हैं, जिसपे अमेरिका की नज़र। तो डिफरेंट सेक्टर में PLI स्कीम लाके हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग का। तीसरा है एग्रीकल्चर। जैसा कि मैंने बताया कि आज़ादी के बाद से ही एग्रीकल्चर की नीति हमारे देश में सही रही नहीं है। हम लोग आज़ादी के समय जब 80% की आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, तो हम लोग ने उस समय एग्रीकल्चर को छेड़ के हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया
और उस क्षेत्र में वृद्धि किया, लेकिन एग्रीकल्चर वहीं से निगलेक्टेड रहा। और आज उसका इफेक्ट ये है कि हमारे किसान जो हैं वो प्रोटेक्शन में रहे हमेशा से सरकार के, जिसके कारण इनका कंपटीशन कभी भी खुले मार्केट में हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग बाहरी वाले आने ही नहीं देते हैं हाई टैरिफ लगा के। तो कंपटीशन अच्छा रहा नहीं, तो इनका आउटपुट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है नहीं, जिसके कारण हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में जाते ही बिखर जाते हैं। तो एग्रीकल्चर में R&D को बढ़ावा देना पड़ेगा और एग्रीकल्चर नीति को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस देश में लगभग 40 से 45% आबादी कृषि पे डिपेंड है, उसी का नीति सही ना हो, पुराना हो, जर्जर हो, तो हम लोग क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो आज हम लोग ने ये 4 डिस्कस किया है कि भारत के पास चैलेंज क्या है, यूएस हमसे चाहता क्या है, और आगे का रोड मैप क्या हो सकता है। तो इन डिस्कशन पे आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि भारत की अभी स्थिति क्या है और भारत को आगे करना क्या है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।